हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पर बेस्ड था और जिसका नेमिंग जो है वो हड़प्पा की जो मेन एविडेंसेस हैं ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स के ऊपर रखा गया था उसका नाम, क्योंकि वो वहाँ पर उस सिविलाइजेशन के एक्सप्लेनेशन के लिए और उसकी हिस्ट्री राइटिंग के लिए मेन एविडेंसेस की फॉर्म में थे, इसलिए उनका नाम उस चैप्टर का नाम उन एविडेंसेस के बेसिस पर ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स रखा गया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी के बाद आपको पता है कि इसका जो टाइम पीरियड आपकी बुक के अकॉर्डिंग जैसा कि दिखता है वो लगभग 2600 BC से लेकर के, और ये आप मान के चलिए कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो ये 1600 BC तक जाता है, लेकिन अगर उसको हम 1500 BC तक भी मान लें तब भी इसका मतलब ये हो जाता है कि 1500 BC में हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइनिंग हो जाती है, हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाती है। और इसके बाद एक न्यू सिविलाइजेशन इस एरिया में, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रीजन में डेवलप होती है, और उस सिविलाइजेशन का नाम था वैदिक सिविलाइजेशन और वैदिक एज। वैदिक सभ्यता का उदय होता है। वैदिक एज नाम से ही पता चल रहा, वैदिक एज इसलिए क्योंकि इसमें जो सोसाइटी की संरचना थी, जो सोशल स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, वो वेदों के ऊपर आधारित था। द सोसाइटीज़ रूल्स लॉज वर मेड एंड रन अकॉर्डिंग टू द वेदास। सारी व्यवस्था वेदों के अनुसार चलती थी। वेद ही उस व्यवस्था को चलाने के लिए सर्वप्रमुख और सबसे मेन सोर्स थे, इसीलिए उसको वैदिक एज या वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। वैदिक एज का टाइम पीरियड 1500 BC से लेकर के आगे, जैसा कि जो हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट डिफ़ाइन करते हैं इस टाइम पीरियड को, वो मानते हैं लगभग कि ये 600 BC तक चला। मतलब 1500 BC से लेकर के 600 BC तक चला। 600 BC में जाकर के वैदिक जो सभ्यता है वो डिक्लाइन होती है, बिखर जाती है, और जो हिस्ट्री का दौर शुरू होता है 600 BC से, उसको कोई एज कोई इरा न दे करके उसको महाजनपद काल कहा जाता है। द एज ऑफ द महाजनपदास। आपके सामने ये जो मैप दिख रहा है वीडियो में, आप इसमें देखिए ध्यान से, तो ये जो लिखे हुए हैं, सबसे बड़ा इसमें सबसे नीचे साउथ इंडिया में अश्मक दिख रहा है, और उसके ऊपर जाएंगे आप तो देखिए अवंती है, चेदी है, वत्स है, और इस तरह से ऊपर मगधा है। ये कुल मिलाकर के 16 महाजनपद उस समय अस्तित्व में आए। इन 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो उस दौरान के तमाम धर्म ग्रंथों में, चाहे वो बौद्ध धर्म ग्रंथ हों या फिर जैन धर्म ग्रंथ हों या फिर जो वैदिक या संस्कृत ग्रंथ लिखे गए जिनमें कि महाभारत भी आता है, इन सभी पुस्तकों में इन महाजनपदों का नाम मिलता है। महाभारत के युद्ध में भी आप देखेंगे तो ये जितने यहाँ से दिख रहे हैं, मगध नरेश, अवंती नरेश, वत्स नरेश, और ये सभी उस समय के जो दौर के राजा थे वो महाभारत के युद्ध में शामिल होते हैं। इन महाजनपदों का नाम उसमें आता है, और यहाँ से जो राजा होते थे उनके भी नाम उसमें आए थे महाभारत में। तो इसका मतलब ये है कि उस दौर में ये 16 महाजनपदों का दौर और जो इतिहास है महाजनपद काल का वो शुरू हो चुका था। तो ये अलग अलग राज्य एक तरीके से आप मान सकते हैं ओरिजिन में आ रहे थे। इसमें से मगध साम्राज्य जो आगे चल कर के 600 BC में तो ये सभी नाम सुनाई दे रहे हैं, लेकिन आगे चल कर के आप देखेंगे कि जैसे जैसे 200-300 साल का टाइम बीतेगा तो मगध साम्राज्य इन सब को जीत करके एक बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में, एक बड़े किंगडम के रूप में स्थापित होता है।
द मगध डायनेस्टी और डायनेस्टी ऑफ मगधा, जहाँ पर इसका जो एक बहुत ही फेमस किंग जिसको आपने सुना होगा नाम चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक इस क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप में मगध साम्राज्य को स्थापित करके एक बड़े सम्राट के रूप में, मान सकते हैं कि एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अपने आप को स्थापित करता है। तो ये उस दौरान की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ है वो आप इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। महाजनपद काल के दौरान में जो भी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इवेंट्स थे, उन सब का डिस्कशन और एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर में है। और इसीलिए देखिए चैप्टर का नाम क्या रखा गया, आप ध्यान दीजिए तो, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। किंग्स का मतलब सीधा है कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और ये पॉलिटिकल व्यूज़ की बात करेंगे। फार्मर्स और जो टाउन्स हैं, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर जो, क्योंकि मेन एक्टिविटी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर है, टाउन्स में ट्रेड कॉमर्स वगैरह होता है, व्यापार वाणिज्य है, आम जनता निवास करती है वहाँ पर। तो सीधा सा मतलब है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री की यहाँ पर बात की जाएगी इस चैप्टर में। और ये महाजनपद काल जो चल रहा है, इस 16 महाजनपदों में, इनमें से जो कि मगध महाजनपद जो था वो सबसे आगे जा कर के एक्सपेंड होता है, इनलार्ज होता है, और अपने अस्तित्व को बचाए रख कर के वो बाकी जितने भी आसपास के राज्य हैं उनको जीत करके बड़े साम्राज्य के, एक साम्राज्य के रूप में स्थापित हो जाता है। वो राज्य नहीं, साम्राज्य बन जाता है। तो ये पूरी हिस्ट्री आप पढ़ने वाले हैं, और इसको लेकर के आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, तैयार हो जाइए। बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफ़िकल्ट लगेगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन में मान सकते हैं कि वहाँ पर केवल एविडेंसेस के बेसिस पर लिखा गया, और कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, रिटन रिकॉर्ड भी ज़्यादा नहीं मिल पाया है। लेकिन ये जो महाजनपदास की हिस्ट्री है ये थोड़ा सा ईजियर है, और इसके वेल प्रूफ भी हम लोगों के पास हैं। और जो भी रिटन रिकॉर्ड्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस, स्तंभ लेख उस समय के बहुत सारे मिले हैं, पत्थरों पर, शिलाओं पर, स्तंभों पर, दीवारों पर बहुत कुछ राजाओं महाराजाओं के द्वारा लिखवाया गया था। उद्घोषणाएँ थीं, राजाओं की प्रशस्ति पत्र थे, अपने वो बड़ाई में, सम्मान में लिखवाते थे विजय के बाद में। तो उन सब के आधार पर बहुत सारी सही इन्फॉर्मेशन जो उसी दौर की एग्जैक्टली है वो मिल जाती है। और चूँकि उस समय तक संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, पाली भाषा ये चलन में थी, और उनको आज पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसलिए उस दौरान में जो बुक्स लिखी गई या कुछ भी लिखा गया वो आज के दौर में पढ़ा जा सकता है, और उससे बहुत कुछ मिलता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस दौर की थी वो ये कि ये 600 BC से लेकर आगे जो टाइम चलेगा ये बुद्ध काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान में ही महात्मा बुद्ध ने जन्म लेकर के और अपने जो तपस्या के मार्ग को समाज को दिखा करके, उसके बाद समाज को, और पूरे केवल भारतवर्ष में नहीं, आसपास के तमाम दूसरे देशों तक भी उनका जो संदेश गया, उनके जीवित रहते हुए और फिर उनके मृत्यु के बाद भी। तो वो जो दौर था बुद्ध काल का, उसमें बुद्ध का और उनके उपदेशों का, उनके अनुयायियों का, उनके उस बुद्ध संघ का जो उन्होंने स्थापित किया, जो एक संगठन बुद्ध संघ के नाम से जाना जाता है, आज भी वो दुनिया में कायम है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा कि उस दौरान का इतिहास लिखा गया। जो बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे, बौद्ध भिक्षु, वो उस दौरान के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक इतिहास को लिखते पढ़ते थे, तो उससे भी बहुत हेल्प मिली है। और बुद्ध का जीवन स्वयं ही उस दौर के साम्राज्यों से और ये जो रजवाड़े थे इनसे जुड़ा हुआ था। वो स्वयं इन में से तमाम जो आपको ये महाजनपद दिख रहे हैं इनमें से वो गए थे, और वहाँ के राजाओं से भी उन्होंने बातचीत की है, उनके दरबार में गए हैं। बहुत से इन रजवाड़ों के राजा बुद्ध के शिष्य भी बने, उनके संपर्क में आया, उनसे उपदेश लिया, दीक्षा ली। तो इसलिए कोई मुश्किल काम नहीं है इस दौर के इतिहास को पढ़ना जानना। स्वयं महात्मा बुद्ध के द्वारा बहुत सी जानकारी और जो फैक्ट है वो निकल कर के सामने आता है इस दौर का। और साथ ही साथ आपको मैंने बताया है कि संस्कृत, प्राकृत और पाली भाषा भी
उस समय अस्तित्व में थी, तो उनका जो लिटरेचर है उनसे भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्कुल जो क्लियर है, राइट है, वो मिल जाती है। तो इसकी स्टडी के लिए हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग बुक की रीडिंग भी करते रहिए और वीडियो भी देखते रहिए।